नमस्ते भैया बहनों, अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 पर्यावरण का आज हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पहले आपसे कुछ बातचीत हो जाए अपने अध्ययन अपने पाठ से संबंधित। तो हम जो प्राण वायु लेते हैं, श्वास लेते हैं, वो हवा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधे से। हाँ शाबाश, कहाँ से प्राप्त होती हैं? पेड़ पौधे से। हम जो अंदर श्वान वायु लेते हैं, प्राण वायु लेते हैं, वो हवा हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। हमें फल फूल वनस्पति औषधियाँ ये सब कहाँ से प्राप्त होती हैं भैया बहनों? हाँ, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से ही हमें फल फूल वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। वृक्षों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, या फिर ऐसे कहें कि पेड़ पौधों की महत्वता क्या है? नहीं बता पाओगे? चलो कोई बात नहीं। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। बिना पेड़ पौधों के हम श्वास क्रिया नहीं कर सकते। वन्य जीव जंतु हैं, वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। हमें फल फूल अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। अपने अध्याय का नाम है वृक्षों की महिमा। प्रथम अपने अध्याय का पहला पॉइंट है वृक्षों का हमारे जीवन में उपयोग। ये देखो, आप देख रहे हैं ना, पेड़। ये पेड़ ही हमें क्या देते हैं? श्वास क्रिया देते हैं। हमें हम जो सांस लेते हैं वो हमें हवा प्रदान करते हैं। अगर पेड़ पौधे, ये पेड़ नहीं होंगे तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा पेड़ पौधों के हमारे जीवन में उपयोगिता है कि इससे हम अनेक प्रकार से फूल फल वनस्पति हैं, औषधि हैं, सूखी लकड़ियां हैं, ईंधन है, बहुत सारी चीजें हम इससे वृक्षों से प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है वृक्षों पर वन्य जीवों की निर्भरता। हम तो इन पर निर्भर हैं ही हैं। इसके अलावा इन पेड़ पौधे पर वन्य जीव, जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं, वो किन पे निर्भर हैं? वृक्षों पर निर्भर हैं। वो उनका रहना खाना पेड़ों पे तो रहते हैं। जंगल में जो जानवर रहते हैं वो अपना घर तो बनाते नहीं, वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। उनका खाना भी पेड़ पौधों से लेते हैं, उनका आवास भी वहीं होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि चिड़िया हैं, खरगोश हैं, कितने, ये सब इसी पेड़ पे आश्रित है ना। तो ये इस पेड़ वृक्षों पर ही आश्रित हैं। अब तीसरा बिंदु है हमारा वृक्षों का मानसून पर प्रभाव। अब आप समझेंगे कि आप समझ रहे हैं कि हमारे पर तो प्रभाव है कि हम लकड़ियां फल फूल आदि प्राप्त करते हैं और वन्य जीवों पर भी इसका असर है ही है, लेकिन मानसून पर कैसे है? तो भैया बहनों, मानसून पर भी पेड़ पौधों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं जहाँ मरुस्थलीय एरिया होता है, जहाँ वृक्ष कम होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ बारिश बिल्कुल कम होती है, अलग वृष्टि होती है। और जहाँ वृक्ष बहुत सारे होते हैं वहाँ पर अतिवृष्टि यानी अशानदार बारिश होती है। तो कम बारिश और ज्यादा बारिश ये किस पर निर्भर होता है? वृक्षों पर। आप देख सकते हैं रेगिस्तान, ये चित्र में देख सकते हैं थार का रेगिस्तान। अपने जो जैसलमेर का एरिया है वो ऐसा है, यहाँ पेड़ों की कमी है। दूसरी तरफ नीचे देख सकते हैं आप अपने माउंट आबू का क्षेत्र, जहाँ कितनी हरियाली रहती है। तो हमारे जैसलमेर जिले में बारिश कम होती है और माउंट आबू में बारिश जोरदार होती है। इनका असर है कि जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे उस स्थान पर अच्छी बारिश होगी, और जहाँ वृक्ष कम है वहाँ पर अलग वृष्टि या फिर अकाल की स्थिति भी हो जाती है। अपना अगला पॉइंट है पेड़ों की कटाई रोकने हेतु खेजड़ीली में अमृता देवी का बलिदान। आपने नाम तो सुना ही होगा, अमृता देवी। विष्णु समाज से संबंध है इनका, और इन्होंने पेड़ों के लिए अपना जीवन दान, अपना बलिदान दे दिया था। ये घटना 1730 की है, जब जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी हुआ करते थे। अभय सिंह जी को महल बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत हुई, और जोधपुर के आसपास या बाड़मेर या जैसलमेर के एरिया में खेजड़ी नाम का वृक्ष, खेजड़ी नाम का वृक्ष है ना, वो सबसे अधिक है। तो राजा अभय सिंह ने कहा, अपने सैनिकों से कहा कि भी हमें महल बनाना है और इसके लिए लकड़ियों की जरूरत है। तो वो लकड़ियां खेजड़ी गांव में जाकर खेजड़ी नाम के, ये आप देख रहे हो ना, खेजड़ी का चित्र है, खेजड़ी नाम के वृक्ष को काट कर वहां से बहुत सारी लकड़ियां हैं लाइए, ताकि हमारा वो महल खड़ा कर सके। महाराजा अभय सिंह के आदेश पर 1730 में जोधपुर के जो भी सैनिक थे वो खेजड़ी गांव पहुंचे,
और उन्होंने वृक्षों को उनको काटने की प्रक्रिया शुरू की। तभी अमृता देवी अपनी तीनों बेटियों के साथ, इनकी 3 बेटियां थी, अमृता देवी की 3 बेटियां और अमृता देवी, और इनके साथ जब अमृता देवी और इनकी बेटियां वृक्षों को काटने से मना करने लगी तो पूरा खेजड़ीली गांव है वो इनके साथ आ गया और उन सैनिकों को मना करने लगे कि हम वृक्षों को नहीं काटने देंगे। महाराजा ने भेजा था तो सैनिक ने कहा कि हम तो काटेंगे। तो इन्होंने कहा, अमृता देवी ने कहा कि पहले हमें काटिए, फिर वृक्षों को काट के आप ले जा सकते हैं। इसी तरह 363 लोगों ने खेजड़ीली गांव में अमृता देवी के साथ में बलिदान दिया था। आप चित्र में देख सकते हैं, एक वृक्ष है, वृक्ष पर अमृता देवी एक महिला चिपकी हुई है और सैनिक कुल्हाड़ी से उसके साथ उस वृक्ष को भी काट रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये घटना है ना चित्र वाले, ये 1730 में अमृता देवी की घटना है। अमृता देवी ने वृक्षों की रक्षा के लिए न केवल अपना बलिदान दिया, फिर अपने साथ अपने 3 बेटियों का भी बलिदान दिया। और इनसे प्रेरित, इनके आगे होने से जो गांव में लोग थे 363 लोग उस समय खेजड़ीली गांव में शहीद हुए थे। इसके आगे प्राचीन संस्कृति द्वारा वृक्षों का संरक्षण। अभी हमें विद्या मंदिर में भी है, अपने भैया बहनों को कहते हैं ना, हम सब भैया जी कहते हैं ना कि अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, और आप लगाते भी हैं, है ना। हाँ, इसी तरह प्राचीन संस्कृति द्वारा भी हमें पेड़ों का बचाव का या संरक्षण किया जाता है। अब कैसे, पुराने समय में किसी अपने गांव में हम देखते हैं ना, किसी एक देवताओं का मंदिर होता है और मंदिर के जो आसपास का एरिया होता है वह ओरण भूमि कहलाती है। उस भूमि में कोई वृक्ष काटता नहीं है, वो भूमि सुरक्षित हो जाती है, वहाँ वृक्षों का काटना मना ही होता है। ये आप देख सकते हैं, ये ओरण भूमि है जहाँ बहुत सारे वृक्ष खड़े हैं, लेकिन काटता इन्हें कोई नहीं है। क्यों? कि प्राचीन देवी देवताओं के आधार पर हमारी संस्कृति है, इनके आधार पर हम वृक्षों का संरक्षण करते हैं। इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जब समय समय पर हम वृक्षों की पूजा करते हैं। पीपल है, पीपल की देखो महिलाएं पूजा कर रही हैं, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवले की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है। इन वृक्षों की पूजा करने का मुख्य कारण यही है कि हमें वृक्षों को काटना नहीं है, वृक्षों को बचाना है। तो हमारी संस्कृति हमें कहती है कि वृक्षों को नहीं काटना है, बचाना है। सारागाह है, ओरण भूमि है, इनके द्वारा भारतीय जो संस्कृति पहले से आ रही है कि भी किसी देवी देवताओं का मंदिर है, उसके आसपास जो ओरण भूमि है या सारागाह भूमि है उस पर लकड़ी काटने की पूर्ण रूप से मनाही होती है। इसके द्वारा भी हम वृक्षों का संरक्षण यानी वृक्षों को पेड़ पौधों को हम बचा सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य, अब राजस्थान के अभ्यारण्य भी हैं जहाँ जीव जंतुओं को रहने के लिए रखा जाता है, उनके आश्रय होता है। क्योंकि जंगल में तो ऐसे अनेक उत्पात होते हैं जो जंगली जानवरों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन अभ्यारण्यों में एक दर्शनीय भी हो जाता है और वो वन्य जीव भी सुरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ पेड़ पौधे भी वहाँ सेफ्टी सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से अपने पाठ के आधार पर 4 अभ्यारण्यों की सूची है। उसके नाम है रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, जो है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सा उद्यान है? रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उसका दूसरा नाम है घना पक्षी विहार, वो भरतपुर में स्थित है। अपने आसपास मरुस्थल में मुरु उद्यान, राष्ट्रीय मुरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। राष्ट्रीय शरीफ का उद्यान जो अलवर में स्थित है। ये हमारे 4 हमारे राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। हमें भी अपने पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। कहीं भी पेड़ पौधे हो तो उन्हें काटने नहीं चाहिए। अपने जन्मदिन पर हम जैसे मिठाई बांट देते हैं, विद्या मंदिर में चॉकलेट बांट देते हैं, इससे अच्छा तो हम विद्या मंदिर में या अपने मोहल्ले में कहीं भी एक वृक्ष खड़ा करके उसकी समय समय पर देखभाल करके उसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने पर्यावरण को है वो सुरक्षित रख सकते हैं। भैया बहनों, आज हमने अपना पर्यावरण का 7वां अध्याय पढ़ा, वृक्षों की महिमा। इसी में से आपसे कुछ सवाल हैं वो
पूछूंगा और उससे उनके उत्तर जानना चाहूँगा। वृक्षों का हमारे जीवन में उपयोग किस प्रकार है, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। हाँ भैया बहन, हाँ भैया जी, हाँ वृक्ष हमें श्वास प्राणवायु देते हैं, फल फूल लकड़ियाँ आदि देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वृक्षों का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या मानसून पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता है ना। हाँ तो क्या प्रभाव पड़ता है, जहाँ वृक्ष अधिक होंगे वहां पर बारिश भी अच्छी होगी, और जहाँ वृक्ष कम है वहां बारिश बिल्कुल ही कम होगी या अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। एक सवाल है भैया जी कि जंगल या वन किसे कहते हैं। इतना बड़ा कि भी जंगल या वन ऐसा भूभाग जहाँ जनसंख्या तो कम हो और वृक्षों की घनत्व अधिक हो, यानी पेड़ पौधे वहाँ बहुत सारे हो, उस स्थान को क्या कहेंगे, वन या जंगल कहेंगे। अमृता देवी क्यों प्रसिद्ध हैं, तो अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपना बलिदान दिया था, इसीलिए वो प्रसिद्ध हैं। और इन्हीं अमृता देवी के बलिदान के कारण आगे जब वृक्षों की कटाई हुई 1938 में, तब सिपको आंदोलन उत्तराखंड के चामेली जिले में चला था। राजस्थान में अभ्यारण्य अपने नजदीक जैसलमेर में कौन सा अभ्यारण्य है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान हमारे जैसलमेर में स्थित है। ठीक है भैया बहनों, मिलेंगे अगले वीडियो में।